चलो भाई आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जीएसटी। चलो ध्यान दो, बातें नहीं। पेज नंबर 23 पे आ जाओ। लास्ट टॉपिक हमने सेक्शन नंबर 7 कंप्लीट किया था और साथ में 3 शेड्यूल्स। उनमें से तीनों पॉइंट्स में से आपको शेड्यूल्स में से कुछ पूछना हो, कोई एंट्री में कोई डाउट, कोई क्वेरी, बोलो। सारे पॉइंट्स क्लियर है। सेक्शन में सप्लाई के बारे में बात हो रही थी। अगेन एक बार मैं आपको चीज समराइज करवा देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। सेक्शन 7 में अपने सप्लाई की जब बात कर रहे थे तो मैंने आपको बोला टैक्सेबल इवेंट जीएसटी में दैट इज सप्लाई। तो भाई सेल और ये सारी चीजें जो है वहां पे कंसिडरेशन का एक मैंडेट होता है कि कंसिडरेशन एक्सचेंज हुआ तो ही सेल बोल सकते हैं बाय डेफिनेशन। सप्लाई ऐसा वर्ड है जो एकदम जनरलाइज्ड है जिसके अंदर सारी चीजें कवर हो गई। अब उसमें आप सेल बोलो, एक्सचेंज बोलो, बार्टर, रेंटल, लीज, कोई भी टर्म यूज करो, सप्लाई के अंदर वो कवर हो ही जाएगा। तो टैक्सेबिलिटी जो है वो अपने आप आ जाएगी। तो इसलिए जीएसटी डिपार्टमेंट ने बड़ा स्मार्ट वर्क किया। उन्होंने ऐसा वर्ड को टारगेट किया जिससे आप बच नहीं सकोगे और आपको जीएसटी जो है वो आपको पे करना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। क्लियर ये चीज? बाकी ध्यान दो आगे। शेड्यूल नंबर 1, 2, 3 तीन शेड्यूल्स हमने देखे, उसमें क्या क्या डिटेल्स थी। फर्स्ट शेड्यूल में उन ट्रांजेक्शन्स की एक्टिविटीज की बात हो रही थी जहां पे अगर आपने कंसिडरेशन एक्सचेंज नहीं भी किया है तो भी वो सप्लाई है, और सप्लाई है तो फिर जीएसटी आने का पूरा चांस वहां पे रहेगा। ये बात मैंने कभी भी आपको बोली थी कि यहाँ पे हम सिर्फ ये डिसाइड कर रहे हैं क्या सप्लाई है और क्या नहीं। उस पर इफेक्टिवली जीएसटी लगता है कि नहीं लगता है वो आगे की बात है। वो टैरिफ और नोटिफिकेशंस को रेफर करने के बाद ही पता चलेगा। तो जो चीजें यहाँ सप्लाई की डेफिनेशन में आ रही है हो सकता है प्रैक्टिकली उसके ऊपर 0% जीएसटी लगता हो और आप इफेक्टिवली कुछ पे नहीं कर रहे, दैट इज पॉसिबल। शेड्यूल 2 में उन एक्टिविटीज की बात की जिनको या तो सप्लाई ऑफ गुड्स में कैटेगराइज करेंगे या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस में, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और तीसरा शेड्यूल नंबर 3, ये वो लिस्ट थी जो सप्लाई के डेफिनेशन में आती नहीं। तो ये सारे ट्रांजेक्शन सप्लाई नहीं है, उसके ऊपर इफेक्टिवली आपको कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं, वो जीएसटी एक्ट से बाहर होगी। क्लियर पॉइंट्स? अब आगे बढ़ रहे हैं। सेक्शन नंबर 8 है। यहाँ पे 2 टर्म्स उन्होंने यूज किए। कल मैंने सेक्शन 7 के शेड्यूल में एक टर्म पेंडिंग रखा था, वो कॉम्पोजिट सप्लाई वाला, तो वो अभी सेक्शन में कवर हो जाएगा जो आपको बताया था। कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई, ये 2 टर्म्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक और टर्म यूज होता है, उसको बोलते हैं बंडलिंग। ठीक है, नेचुरल बंडलिंग एंड आर्टिफिशियल बंडलिंग, ये 2 टर्म्स है और इसी से रिलेट होता हुआ ये टर्म है। तो एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले नेचुरल बंडलिंग की बात करें और एक दूसरा होगा आर्टिफिशियल। तो ये बंडलिंग का मतलब क्या है? एक से ज्यादा गुड्स या सर्विसेज एक साथ कंबाइन एज अ कॉम्बो पैक या एज अ सर्विस पैक प्रोवाइड की जा रही है तो उसको अपन बंडलिंग बोलते हैं। आप कितनी बार ये एफएमसीजी प्रोडक्ट्स अगर खरीद लो, डीमार्ट में चले जाओ या धीरज चंद पे चले जाओ, बिग बाजार में चले जाओ, तो आपने देखा बहुत सारी कंपनीज एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट कॉम्बो में प्रोवाइड करती है। जैसे कोई एग्जांपल ऐसे प्रोडक्ट्स आपको ध्यान आ रहे हो? कौन से प्रोडक्ट्स जो कॉम्बो पैक में सेल होते हैं यूजुअली? एयर फ्रेशनर या एयर प्यूरिफायर, हाँ। और कुछ ऐसा और कोई प्रोडक्ट? हाँ बोलो, गए हो कभी घर का सामान खरीदने कुछ? हाँ, शैम्पू के साथ साबुन फ्री, है ना? इसी टाइप के ऑफर की बात कर रहा हूँ मैं। फिर एक वो कोलगेट वाला कॉम्बो पैक आता है अपना, टूथब्रश और टूथपेस्ट का एक साथ कॉम्बो पैक वैसा आता है, सुपर सेवर पैक, महा बचत पैक करके लिखा होता है। और बचत कितनी हो रही है? 10 रुपए, है ना? फिर काट के लिखा होता है 109 के बदले 99। इतना बड़ा 109 और 99 लिखा है जैसे पता नहीं कितने हजार रुपए आपके बच रहे हैं। और महाबचत में ना जितना ये महाबचत लिखने में जगह वेस्ट की है उतना डिस्काउंट भी देते तो रेलेवेंट होता। 10 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है आपको और प्रेजेंट वैसे कर रहे हैं। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो 2 प्रोडक्ट्स, टूथब्रश और टूथपेस्ट, ये अपने कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं। ये दोनों प्रोडक्ट्स जीएसटी टैरिफ में जाके आप देखोगे ना तो दोनों सेपरेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। टूथब्रश इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट और टूथपेस्ट अलग प्रोडक्ट है। कंपनी वाले इसको साथ में बेच रहे हैं। साथ में बेचने का पर्पस क्या है? नेसेसरी है साथ में बेचना, तो किस लिए बेच रहे हैं साथ में? सेल्स बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए। अब टूथब्रश और टूथपेस्ट ये दोनों प्रोडक्ट अगर आप इंडिविजुअली भी परचेस करो तो भी अवेलेबल तो है। टूथपेस्ट का पैक अलग से मिल जाएगा, टूथब्रश अलग से मिल जाएगा। ऐसा ये दोनों प्रोडक्ट साथ में अगर कॉम्बो में बेचे जा रहे हैं तो क्या ऐसा होता है कि साथ में कंजम्पशन भी इनका साथ में खत्म हो जाता है? मतलब जैसे आपकी टूथपेस्ट खत्म हो गई, टूथब्रश भी खत्म हो गया, ऐसा होता है? या फिर टूथब्रश आप चेंज कर देते हो? अच्छा, कोई फ्रीक्वेंसी फिक्स है किसी के कितने टाइम में टूथब्रश चेंज करते हैं अपने? तो जैसा आपने फिक्स कर रखा, कितने दिन में चेंज करें? 2 मंथ्स। तो ऐसा याद रहता है कि 2 महीने हो गए ऐसा? क्योंकि मुझे तो नहीं रहता, इसलिए पूछ रहा हूँ कि ऐसे के काफी लोग होते हैं जो ध्यान रखते हैं कि यार टूथब्रश इतने टाइम से यूज कर रहे हो। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि भाई एक पॉइंट के बाद आपको चेंज कर देना चाहिए, नहीं तो फिर वो अपने लिए उल्टा वो अनहेल्दी हो जाता है वैसा। तो काफी लोग ध्यान रखते हैं 2 मंथ्स 3 मंथ्स जो भी ड्यूरेशन होगी कि इतने टाइम में अपने को चेंज कर देना है। अब बाकी लोगों को
जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया, अपने को याद ही नहीं रहता। जब तक वो टूथब्रश की हालत ऐसी ना हो जाए तो अब ये यूज नहीं कर सकते, तब तक चल रहा है, ठीक है ना। वो या तो फिर उसका हेयर फॉल ना शुरू हो जाए तब तक अपने उसको तब तक यूज किए जा रहे हैं। अच्छा, वो टूथब्रश की जब वो हालत हो जाती है उसके बाद भी उसको फेंकते नहीं अपन, है ना, पता है आपको। घर में कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल हो रहा है वो, है ना। बाथरूम में जो नल होते हैं उसको साफ करना, ठीक है, वो सब जगहों पे यूटिलाइज तो हो ही रहा है। वो इंडियन ट्रेट है अपना, अपने जब तक है ना किसी प्रोडक्ट की पूरी जान नहीं निकाल देते ना तब तक उसको यूज करना नहीं छोड़ते। और वो अच्छी हैबिट है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, वो कोई बुरी बात नहीं है। तो आपको पता है कि टूथब्रश के भी यूजेस है, वैसे आपके कपड़ों के भी यूजेस है ना। जो कपड़े आप पहन रहे हो वो कहाँ से कहाँ तक जाते हैं उसका भी भविष्य आपको मालूम है ना। अभी यहाँ पे कपड़े पहन रहे हो, फिर ये एक दिन होली के लिए काम आएंगे, फिर वो पोछे के लिए काम आएंगे, ठीक है, तो डस्टिंग के लिए काम आ रहे हैं, खिड़कियों पे उसी से मार मार के सफाई हो रही है। फिर जब वो पूरा उसके 2-4 टुकड़े हो जाते हैं ना, तब एक एक टुकड़ा फिर वो कहीं होने लग जाता है कि अब जाके खत्म हुआ। नहीं तो अपने किसी को ऐसे कपड़े यूज करके अभी देते नहीं कि भाई तुम पहन लेना, क्योंकि वहां तक तो अपने उसको छोड़ने नहीं वाले, तो आपको यूज पता है क्या। अभी जो टूथब्रश और टूथपेस्ट की बात कर रहा हूँ, ये आपको ही मालूम है कि ऐसा तो होगा नहीं कि टूथपेस्ट खत्म हो गई तो टूथब्रश भी फेंक दिया। और ये दोनों प्रोडक्ट साथ में बेचना जरूरी नहीं, आप अलग अलग बेच सकते हो। यूटिलिटी और ड्यूरेशन दोनों चीज की अलग है, लेकिन कंपनी वाले अगर इसको साथ में बेच रहे हैं ना, ये आर्टिफिशियल बंडलिंग है। ये लोग कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए, और जो इनका रेवेन्यू है ना, जो सेल्स है वो बढ़ाने के लिए। वो जो महाबचत पैक या कॉम्बो पैक करके वो बेच रहे हैं, तो उसमें और कुछ नहीं है। आपको जरूरत तो टूथपेस्ट की पड़ती है क्योंकि वो रेगुलर यूज होते होते खत्म हो जाती है, बट उस चक्कर में ना वो डिस्काउंट के चक्कर में टूथब्रश भी खरीद के ले आते हो। कंपनी वाले तो उसमें कुछ ना कुछ कमा ही रहे हैं, तो वो सिर्फ मार्केटिंग स्कीम है, नेसेसरी नहीं है। अगर ये दोनों प्रोडक्ट का साथ में बिकना जरूरी होता, मैंडेटरी होता, तो उसको बोलते हैं नेचुरल बंडलिंग। और यही अगर जबरदस्ती आर्टिफिशियल बंडलिंग करके बेच रहे हैं तो फिर वो इस कैटेगरी में आता है। समझ में आया। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि भाई ब्रश के ऊपर और सपोज पेस्ट के ऊपर जीएसटी टैरिफ में ना रेट अलग अलग है। इस पे सपोज 12% का रेट है, इस पे 18% का, ये सिचुएशन है। अब कंपनी क्या कर रही है, इसको कॉम्बो पैक में बेच रही, और इसके ऊपर जो एक एमआरपी, जैसे मैंने आपको बोला 99 रुपीज का कॉम्बो पैक, उसमें दोनों के एक एक यूनिट आ गए। अब ये 99 रुपीज एमआरपी है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो इसमें जीएसटी कितना भरना पड़ेगा, 12% या 18%। डिपार्टमेंट भी तो कुछ रूल्स बनाएगा कि क्या करें। अगर डिपार्टमेंट ने रूल नहीं बनाए तो कंपनी क्या बोलेगी पता है, टूथब्रश के ऊपर टूथपेस्ट फ्री। समझ आया। तो बोले हम टूथपेस्ट का तो पैसा ही चार्ज नहीं कर रहे, हम तो टूथब्रश का पैसा चार्ज कर रहे। समझ आया। तो उस पर रेट कितना है, 12%। तो हम 12% जीएसटी कलेक्ट करेंगे और 12% गवर्नमेंट को पे करेंगे। इसमें कंपनी का भी तो अपना फायदा है, जितना कम जीएसटी लगेगा उतना आपके लिए एमआरपी लोअर रहेगा। लोअर रहेगा तो आप ज्यादा परचेज करोगे, तो कंपनी हायर वाला रेट क्यों लगाएगी, वो तो लोअर वाला ही लगाएगी। अच्छा, अगर ये रेट उल्टा होता, सपोज ऐसा टूथपेस्ट पे 5%, तो बोले टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री, 5% जीएसटी में काम हो जाएगा। समझ आ रहा है। तो हर एफएमसीजी कंपनी यही करेगी। एक काम करो, अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में से 5% वाला प्रोडक्ट पकड़ो, उसके साथ 18% वाले प्रोडक्ट को कॉम्बो पैक में बेचो और जीएसटी बचा दो, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कभी भी जनरेट ही नहीं होने वाला। तो इन्होंने इस सिचुएशन में बोल दिया कि देखो ये बंडलिंग करना कोई नीड तो थी नहीं, आपने तो आर्टिफिशियली किया। तो सेक्शन 8 में एक रूल बना दिया कि अगर आर्टिफिशियल बंडलिंग होता है और ऐसे जीएसटी के रेट अलग अलग है, तो पूरे कॉम्बो पैक के प्राइस पे विच एवर इज हायर वाला जीएसटी लगेगा। समझ आए। अब अगर ये रेट्स है तो कौन सा जीएसटी लगेगा, 12%, और अगर 12 और 18 होता है तो 18 लग जाता। क्लियर हुआ, विच एवर इज हायर। तो ये गवर्नमेंट है ना, डिफेंसिव प्रोविजन है, अपना रेवेन्यू बचाने के लिए गवर्नमेंट ये कर रही है ताकि उनको सही अमाउंट पे जीएसटी मिले। नहीं तो हर कोई यही करेगा, 5% वाले पे 12% वाला फ्री। समझ आए। ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि हम दोनों का पैसा चार्ज कर रहे हैं, हम बोलेंगे पेस्ट का पैसा चार्ज कर रहे हैं 99, ब्रश तो फ्री में दे रहे हैं, और फ्री की चीज पे काय का जीएसटी। समझ आ रहा है। तो इसके लिए सेक्शन 8 बनाया। अच्छा, वहां पे टर्म्स अलग लिखे हैं, वहां पे बोला है कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। आर्टिफिशियल बंडलिंग का जो ऑफिशियल नेम है यहाँ पे, दैट इज मिक्स सप्लाई। ठीक है, ये सेक्शन 8 की लैंग्वेज, दिस इज मिक्स सप्लाई। और इसमें जीएसटी का जो रेट लगता है दैट इज विच एवर इज हायर। बोलो, आ रहा है समझ में आता है? नहीं, वो अलग अलग नहीं होगा ना, वो कॉम्बो पैक आता है, एक ही पैकिंग होता है। परचेज मतलब कंज्यूमर के परचेज की बात कर रहे हो या कैसे? हाँ, रिटेलर ने भी, क्योंकि ये पता है आपने देखा होगा ना, वो कंपनी से पैकिंग ही वैसा आता है, एक ही पैकिंग होता है, उसके अंदर टूथपेस्ट होती है और ऊपर टूथब्रश फिक्स किया होता है। तो एक ही सिंगल पैक है, उसी के अंदर टूथपेस्ट भी है, टूथब्रश भी है, और आप उसको अलग अलग बेच नहीं सकते। तो मैन्युफैक्चरर ने उसका पैकिंग ही वैसे किया है। तो वहां से लेके होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर तक वो कॉम्बो पैक ही बिका है, इसलिए फिर उसके ऊपर जीएसटी भी वैसे ही लगेगा, वैसे हो गया। अदरवाइज आप अगर टूथपेस्ट और टूथब्रश अलग अलग लेते हो तो वो डिफरेंट सेपरेट पैकिंग में आता है, और दोनों का इंडिविजुअल एमआरपी जो है वो अलग अलग होता है। कॉम्बो पैक में ना एक ही कॉमन एमआरपी होता है, ये अगर साथ में बिक रहा है तो इसमें ऐसा नहीं लिखा होगा कि टूथब्रश इतने का है, टूथपेस्ट इतने का, उस पर एक ही प्राइस होता है। तो फिर वहां पे ये वाला रूल एप्लीकेबल हो जाएगा।
और ये और भी प्रोडक्ट्स में हो सकता है। तो डिटर्जेंट पाउडर खरीदो, उसके साथ बकेट फ्री मिलती है, तो वो भी तो एक कॉम्बो पैक हो गया। अब डिटर्जेंट पाउडर के साथ बकेट बेचना नेसेसरी थोड़ी ना है, डिटर्जेंट पाउडर तो हर महीने खत्म हो जाता है, बकेट थोड़ी ना खत्म हो जाती है, पर आप साथ में क्यों बेच रहे हो? कॉम्बो पैक में डिस्काउंट दिखाने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए, तो वो भी मिक्स सप्लाई है और उसमें भी बेचे एवरेज हायर का रेट आएगा। भले आप किस कौन से प्रोडक्ट पे क्या फ्री बोल रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, जिसपे हायर रेट लगता होगा वो एमआरपी में लग जाएगा, ये बोल दिए। अब ये एमआरपी का मतलब क्या है? दिस इंक्लूड जीएसटी। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ 12% जीएसटी इंक्लूडेड है, तो ये 99 रुपीज जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें 100 + 12, 100 रुपीज वैल्यू है अगर, तो 12% जीएसटी इंक्लूडेड है, तो दिस इज एक्चुअली एट 112। तो अगर आपको बोले सर इसमें कितना जीएसटी इंक्लूडेड है, तो आपको रिवर्स कैलकुलेशन करके उसको निकालना पड़ेगा। ये 99 रुपीज एमआरपी, एमआरपी का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसके ऊपर अलग से जीएसटी लगने वाला नहीं है, ठीक है। तो 12% जीएसटी इसमें इंक्लूडेड है। अब ये जानना है कि वो जीएसटी का अमाउंट इसमें कितना इंक्लूडेड है, तो कैसे काउंट करेंगे? तो अपने को ये वाला इफेक्ट यूज करना पड़ेगा। आपने कभी ऐसा कैलकुलेशन किया होगा? ऐसे गिना है कभी? एक होता है 12/100, एक होता है 12/112। तो 112 क्यों ले रहा हूँ? बिकॉज दिस 99 इंक्लूड जीएसटी। अगर इस पे अलग से लगाना होता तो 99 पे सीधा 12% प्लस कर देते इंटू 12/100, लेकिन अगर इसमें इंक्लूडेड है तो ये कैलकुलेशन होगा। इसमें अगर 100 रुपीज वैल्यू है तो 12 रुपये जीएसटी इंक्लूडेड है, दिस इज एट 112। तो इसलिए यहाँ पे बेस में क्या आ गया? 112। अगर आप ये कैलकुलेट करोगे तो 99 रुपीज में कितना जीएसटी है वो आपको इजीली पता चल जाएगा। आया समझ? ऐसे कैलकुलेट करना। अब बोलो इसमें कुछ कंफ्यूजन? आर्टिफिशियल वाले में क्लियर हुआ? तो अपन ने आर्टिफिशियल बंडलिंग और मिक्स सप्लाई वाला जो रूल है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब नेचुरल बंडलिंग की बात कर लेते हैं, इसके लिए भी कोई एग्जांपल समझ लेते हैं। तो नेचुरल बंडलिंग वाले में एक एग्जांपल आप ले सकते हो एयरलाइन की टिकट का। अभी आप ट्रैवल कर रहे हो एयरक्राफ्ट में, फ्लाइट की टिकट आपने बुक करा ली। अब फ्लाइट जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट है, मान लो 8-10 घंटे 12 घंटे, इंटरनेशनल फ्लाइट है 20-22 घंटे की फ्लाइट होती है कितनी बार लेओवर के साथ, तो ये ड्यूरेशन है। अच्छा 22 आवर्स की फ्लाइट में आपको कुछ खाना पीना प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे? अपने गुजरात वालों को प्रॉब्लम नहीं, मत करो, हमारा एक बैग अलग होता है जिसमें से खाना लेके चलते हैं, हम पूरी फ्लाइट को खिला सकते हो, उतना खाना अपने पास होता है, जितना भी सूरती नाश्ता होता है अपन भर के ही जाते हैं, तो थेपला वेपला सब लेके जाते हैं, तो सबको खिला सकते हो, तो अपने को टेंशन नहीं है। लेकिन बाकी पब्लिक को आदत नहीं होती, ठीक है, तो वो इतना सारा खाना ट्रैवल कर लेके नहीं चल रहे साथ में। अब 22 आवर्स की फ्लाइट है, कितनी बार नॉन स्टॉप 12 घंटे की फ्लाइट होती है। अब जो भी आर पे वो फ्लाइट ट्रैवल कर रही है, मॉर्निंग टाइम है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, उस हिसाब से खाना तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। अच्छा टिकट का जो प्राइसिंग है एयरलाइन टिकट का, वो उन्होंने कुछ ऐसा रखा है, 25,000 रुपीज़ की टिकट है, इंटरनेशनल फ्लाइट की टिकट होगी इतने रेट की। अब 25,000 रुपये की टिकट है, इसके अंदर फूड इन्होंने इंक्लूडेड रख दिया। अब डिपेंड करता है कि फ्लाइंग आवर्स क्या थे, बोला लंच इंक्लूडेड है, और इवनिंग में जो हाई टी बोलते हैं स्नैक्स है वो इंक्लूडेड है, और लेट इवनिंग में आपको डिनर भी मिल जाएगा। 3 चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड है वैसा है। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये जो 25,000 रुपये आपसे चार्ज किए जा रहे हैं, इसमें सप्लाई क्या है? सिर्फ एयरलाइन टिकट सप्लाई कर रहे हैं या फूड भी है साथ में? तो ये कॉम्बो प्राइस हो गया ना एक तरीके से, इसमें 2 चीज़ें हो गई ना, एक तो ट्रैवलिंग की टिकट आ गई और एक फूड का चार्ज भी तो आ गया। वो लोग क्या बोलते हैं, बोले सर 25,000 की टिकट है, इसमें फूड कॉम्प्लीमेंट्री है या फूड इंक्लूडेड है या फ्री है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इसका कॉस्टिंग या प्रोविजन तो उसके अंदर किया ही होगा। खाना कोई जेब से पैसे डाल के तो आपको खिला नहीं रहे, उसका पैसा तो उन्होंने चार्ज किया है, बट दिस इज द वन एंड ओनली प्राइस। समझ आ गया? अच्छा आपने बोला बोले मेरा तो फास्ट चल रहा है, बार्गेनिंग करने के लिए कुछ तो चाहिए ना रीजन। बोला यार मेरा तो उस दिन फास्ट है, जिस दिन ट्रैवल करना है, मैं तो कुछ खाने वाला नहीं, अब ये 3 टाइम का खाना मेरा तो वेस्ट हो जाएगा, तो या तो इसको पार्सल करके दे दो, ठीक है, या फिर ये 25,000 रुपये में से कुछ डिस्काउंट दे दो। अब ऐसा होता है एयरलाइन कंपनी वाले फास्ट रखा है उसका कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं आपको, तो नवरात्रि का उपवास है मेरा, मैं कुछ खाने नहीं वाला, 16 सोमवार चल रहे नहीं खाने वाले, ठीक है, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब बोला इसका कोई डिस्काउंट तो अलग से मिलेगा नहीं, प्राइस यही है फूड। फिर वो कंपनी वाले स्मार्ट होते हैं, बोले सर कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब मुफ्त, खाना है खाओ, नहीं खाना है मत खाओ, कोई फोर्स नहीं कर रहा। आपको 4 बार पूछेंगे, आप ना बोलोगे तो कोई बात नहीं, तो इसका हम पैसा चार्ज ही नहीं कर रहे, तो डिस्काउंट कैसा? तो कंपनी वाले कॉम्प्लीमेंट्री बोल के उस चीज को पहले ही अलग कर देते हैं, कोई डिस्काउंटिंग होने वाला नहीं। बट आपको पता है कि 25,000 में 2 अलग अलग सप्लाईज आपको किए जा रहे हैं। ट्रैवलिंग इज अ सर्विस, फूड भी तो है, वो भी तो एक सर्विस के तौर पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, सो दिस इज अ कॉम्बो। पॉइंट ये है यहाँ पे, ये 2 चीजें जो साथ में प्रोवाइड की जा रही है, क्या ये नेसेसरी है प्रोवाइड करना या नहीं? यहाँ पे इस सिचुएशन में नेसेसरी है। तो ये आर्टिफिशियल बंडलिंग है या नेचुरल है? 20 घंटे की फ्लाइट है, किसी को तो भूख तो लगेगी, तो खाना तो देना ही पड़ेगा ना, तो ऑब्वियसली ये नेचुरल बंडलिंग है, दिस इज नॉट आर्टिफिशियल। ये ऐसे जानबूझ के जबरदस्ती साथ में खाना नहीं खिलाया जा रहा आपको, वैसी बात होगी।
अच्छा, पॉइंट ये है कि इन दोनों में से मेन सप्लाई कौन सा है? एयरक्राफ्ट में ट्रैवल कर रहे हो इसलिए खाना मिल रहा है, या खाना खाने गए थे और एक चक्कर लगा के? ऑप्शन क्या है बोलो? मेन तो ट्रैवलिंग है ना, कि मैं ट्रैवल कर रहे हो तो साथ में खाना मिल रहा है। कभी ऐसा किसी ने बोला बोले यार फ्लाइट का खाना नहीं खाया, इंटरनेशनल फ्लाइट में खाना खाना है, बोले कहाँ जाना है, बोले यूएस तक घूम के आते हैं, हाँ और खाना खाते हैं। बोले इतनी अमीरी, मतलब खाना खाने के लिए फ्लाइट में जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी जो मेन सर्विस है या मेन सप्लाई है दैट इज ट्रैवलिंग, ठीक है। अब दोनों के ऊपर ना जीएसटी के रेट्स टैरिफ में अगेन अलग अलग है। ट्रैवलिंग पे मान लो जो रेट लग रहा है वो 5%, और फूड पे जो रेट लग रहा है वो 18%, ऐसा मान लेते हैं। तो अब इसमें फिर 25,000 रुपए पे जीएसटी कितना लगा है? 5% के हिसाब से, 18% के हिसाब से। अब बिकॉज दिस इज नेचुरल बंडलिंग, हमने जानबूझ के बिजनेस बढ़ाने के लिए जबरदस्ती बंडलिंग नहीं की है, तो यहाँ पे सेक्शन 8 ऐसा बोलता है कि जो मेन सप्लाई है उसके ऊपर जो जीएसटी का रेट है वो लगेगा। विच एवर इज हायर लोअर का क्राइटेरिया नहीं है, उन्होंने बोला मेन सप्लाई आप देख लो कि इसमें से क्या है। इफ ट्रैवलिंग इज मेन सप्लाई, उस पर जो भी जीएसटी का रेट है इस पूरे अमाउंट पे वही जीएसटी का रेट लगेगा। अब ये उल्टा होता तो भी फर्क नहीं पड़ता, मान लो ये 18 होता और ये 5 होता तो 18 लगता। मैंने बोला विच एवर इज हायर या लोअर की बात ही नहीं हो रही, सप्लाई में प्राइमरी सप्लाई या प्रिंसिपल सप्लाई कौन सा है उसकी बात होगी। क्लियर हुआ? तो इस तरीके के सप्लाई को जो नेचुरल बंडलिंग हो रहा है उसको इन्होंने नाम दे रखा है कॉम्पोजिट सप्लाई। समझ आए? और रूल क्या बोला? जीएसटी कौन से रेट पे लगेगा? प्रिंसिपल सप्लाई वाला रेट पे लगेगा, फिर वो लोअर हो के हायर हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो ऐसे एग्जांपल्स यहाँ पे अपने ले सकते हैं, देख लो आप सेक्शन 8 में। ज्यादा थियरी है नहीं यहाँ पे, इसे पॉइंट्स ऐसे है कि प्रैक्टिकली ध्यान रखना है। आप थियरी में देखोगे तो एक एक पॉइंट दोनों को लेके लिखा हुआ है और नीचे एग्जांपल्स दे रखे हैं। एक तो मैंने आपको एयरलाइन टिकट वाला बता ही दिया, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। मिक्स सप्लाई में वो एफएमसीजी वाला पॉइंट है। बाकी आपको पढ़ने हैं तो फिर अपने नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो, सारे याद करके जाना जरूरी नहीं। तो सेक्शन 8 में ये स्टोरी अपनी यहाँ पे कंप्लीट है। अब जो आगे सेक्शन 7 में जहाँ पे पॉइंट था कॉम्पोजिट सप्लाई, पेज नंबर 21 पे, वो भी एक बार देख लो। उसमें भी एक्चुअली 2 एग्जांपल्स ही दे रखे हैं तो वो रिलेट करा देता हूँ। कॉम्पोजिट सप्लाई बोला है पेज 21 पे, उसमें पहला टर्म यूज किया वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, और मैंने आपको जो आगे सेक्शंस का पूरा टेबल स्किप कराया था सेक्शन नंबर 2, उसी में डेफिनेशन है 119 नंबर की, उसका रेफरेंस भी दे रखा है, तो वहां से आप थियरी रिलेट कर सकते हो। मैं मीनिंग समझा देता हूँ। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कहाँ पे यूज होता है? तो दैट इज इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन बिजनेस और कंस्ट्रक्शन सर्विस। अब जनरली ये बड़ा कॉमन है, कोई बिल्डर अगर अपना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, अपने अभी राजंस बिल्डर है, ठीक है, तो उन्होंने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, तो हर बिल्डिंग वो खुद बना रहे हैं, खुद मॉनिटर कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। कितनी बार कॉन्ट्रैक्टर्स को आगे आउटसोर्स कर देते हैं कि भाई देखो ये क्वालिटी यूज होनी चाहिए सीमेंट की एंड एवरीथिंग, और ये प्रोजेक्ट का डिजाइन है, आपको इस हिसाब से कंस्ट्रक्शन का काम करना है, लमसम पैसे ले लो और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करो। तो सारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, हम सिर्फ मॉनिटर करते रहेंगे कि जैसा अग्रीमेंट है ऐसे काम चल रहे हैं। अब ये जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर होता है इसी को बोला जाता है जो आपसे ये कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, जो आपके लिए कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके देगा। अब ये सर्विसेज 2 टाइप की होती है। वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर तब बोला जाता है जब वो गुड्स भी सप्लाई करेगा और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके भी देगा। मतलब आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया ना, अब सीमेंट कहाँ से लानी है, स्टील कहाँ से खरीदना है, वो सब हेडेक उसका, कोई सामान आपको उसको खरीद के नहीं देना। दूसरा पॉइंट ये कि जो लेबर लेके आनी है और जो बिल्डिंग का काम सुपरवाइज करना है वो भी वही करेगा। तो आपको बिल्डिंग पूरी रेडी करके देगा, उसमें आपको और कुछ भी नहीं करना। ये अपने घर पे भी कितनी बार होता है, कारपेंटर से काम करा रहे हैं या आप कलर करवा रहे हो, तो 2 टाइप की चीजें हो सकती है। या तो आप उसको सारा सामान मंगवा के दे दो और उसको मजदूरी दे दो कि भाई तू ये फर्नीचर बना के दे दे, या फिर आप उसको पूरा काम दे दो कि भाई प्लाईवुड कहाँ से मंगवाना है, सनमाई का कहाँ से मंगवाना है, तू ही मंगवा देना, टोटल बता दे कितने पैसे देने हैं। अब उसमें डिपेंड करता है कि अपने को क्या सूट कर रहा है। कितनी बार ऐसा है कि अपने पास अगर हार्डवेयर वाले का अच्छा कॉन्टैक्ट है, सस्ते रेट में मिल रहा है, तो अपने उसको बोलते हैं तू मजदूरी बता दे, सामान लिखवा देना कितना चाहिए मैं ही मंगवा दूंगा, नहीं तो उसमें भी उनका कमीशन होता है कितनी बार, तो अपने फिर डायरेक्ट परचेज कर लेते हैं। बट अगर आपने उसको पूरा काम दे दिया कि गुड्स भी तू ही लेके आ, सर्विस भी तू ही दे, तो वो कॉम्बिनेशन को अपने क्या बोलते हैं, दैट इज अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। समझ आए? तो ये भी एक कॉम्पोजिट सप्लाई में कवर होता है, वैसे बता दिया। सेकेंड जो पॉइंट है बी वाला, उसमें ना रेस्टोरेंट सर्विस की बात हो रही है। सप्लाई बाय वे ऑफ और एज अ पार्ट ऑफ एनी सर्विस और इन एनी अदर मैनर व्हाटसोएवर of goods being food or any other article for human consumption or any drink other than alcoholic liquor for human consumption, क्योंकि उस पर जीएसटी वाला पॉइंट नहीं है, आपको पता है। वैसा सप्लाई ऑफ सर्विस इज फॉर कैश, डिफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। तो अगर सिंपल टर्म्स में इसको समझो, रेस्टोरेंट सर्विस है, बोले सर रेस्टोरेंट तो सर्विस हो गई ना, फिर इसमें कॉम्पोजिट सप्लाई कैसे आया? तो एक्चुअली कॉम्पोजिट सप्लाई तो है, क्योंकि आप जब रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो तो सब्जियां घर से लेके जाते हो कि रेस्टोरेंट वाला प्रोवाइड करता है? अगर एक होता कि आप सब्जियां घर से लेके जाते हो, वो सिर्फ कुकिंग करके आपको सर्व कर देता, तो प्योर सर्विस है। बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं, वेजिटेबल्स और रॉ मटेरियल भी तो खुद का ही लगा रहा है ना,
प्लस उसको कुकिंग करके आपको टेबल पे सर्व भी कर रहा है, तो यहाँ पे सर्विस भी है और कहीं ना कहीं वो वेजिटेबल्स जो है वो गुड्स की तरह भी सप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए इसको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कॉम्पोजिट सप्लाई। आया समझ में? बट वेजिटेबल्स और ये सब चीज़ों पे 0% GST है, तो टैक्सेशन में कोई फर्क पड़ता नहीं, तो रेस्टोरेंट को अपने इन जनरल सर्विस के तौर पे ही गिनते हैं, बट कहीं ना कहीं उसके अंदर वो गुड सप्लाई वाला भी एक कॉम्पोनेंट होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, तो इसको भी कॉम्पोजिट सप्लाई बोला जाता है। ठीक, चलो तो ये सेक्शन 8 कंप्लीट, 7 कंप्लीट। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 9 पे, जो चैप्टर का लास्ट सेक्शन है। सिंपल सेक्शन है ये भी। यहाँ पे बात हो रही है लेवी और कलेक्शन की। सबसे पहले मैं सब सेक्शन वाइज इस चीज को रिलेट कराता जा रहा हूँ, आप देख लो। देखो कैश का मतलब तो आप ऑन द स्पॉट पेमेंट कर रहे हो कैश में, जैसे रेस्टोरेंट में लास्ट में आप बिल पे कर देते हो, बात खत्म। डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है कि आप आज सारा पेमेंट नहीं कर रहे हो, आप इंस्टॉलमेंट्स में या फ्यूचर में पे करोगे। अब ये भी हो सकता है आपने सपोज जो भी खाने का बिल हुआ, काफी सारे लोग हैं, बिल का अमाउंट अच्छा खासा बन गया, सपोज 15, 20, 25 लोग हैं और 15-20 हजार का आपका बिल हो गया। अब आपने क्रेडिट कार्ड से पे कर दिया। अब आजकल क्रेडिट कार्ड में ऑफर आता है बाय नाउ पे लेटर, कन्वर्ट द अमाउंट टू EMI। तो ये कैसा हो गया, डिफर्ड पेमेंट, कि आज के आज पूरा पैसा नहीं दे रहे। हाँ, होटल वाले को मिल गया, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड वाले को आप थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट में पे करोगे, तो उस टाइप के पेमेंट को अपने डिफर्ड पेमेंट बोलते हैं। अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन में ऐसा है कि फिर इन काइंड आपने पेमेंट किया, तो बोले पैसे नहीं है, क्या करना है, बोले बर्तन धोने पड़ेंगे, बोले ठीक है बर्तन धो देता हूँ, तो इन काइंड पेमेंट कर दिया, बात खत्म हो गई। तो तीसरा ऑप्शन वो है कि आपने कैश के बदले कुछ और टर्म्स में उसको पेमेंट कर दिया, तो दैट इज इन काइंड, वो भी वैल्यूएबल कंसिडरेशन में आ सकता है। चलो अब सेक्शन 9 देख लो, लेवी एंड कलेक्शन वाले में क्या बोला। फर्स्ट सब सेक्शन में वही स्टोरी है जो मैं आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ, भाई जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, अगर वो इंट्रा स्टेट लेवल पे है तो कौन सा GST लगेगा आपको पता है, CGST प्लस SGST, और अगर इंटर स्टेट लेवल पे है तो IGST। और रेट्स क्या है वो भी हमने बात की थी। CGST के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम रेट होगा 20%, और IGST के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैक्सिमम रेट होगा 40%। तो जो 8 रेट्स मैंने आपको लिखवाए थे उसमें हाईएस्ट रेट 40% था, तो अगर CGST के एक्ट की बात होगी तो स्प्लिट हो जाएगा ना, हाफ हाफ, तो 20+20, तो इसने यहाँ पे 20% रेट मेंशन किया है, तो दैट इज एज पर CGST। तो उसमें आप कंफ्यूजन मत रखना, अगर आपको IGST के हिसाब से पूछा है तो 40%, अदरवाइज 20, ठीक है। फिर सबसेक्शन 2 में वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाली स्टोरी है, ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि पेट्रोल के ऊपर क्या टैक्सेशन की सिचुएशन अभी है, आपको ऑलरेडी पता है, तो उसमें कुछ नया पॉइंट है नहीं, उसको रिपीट करने की नीड नहीं। इसके बाद देख रहे हैं सबसेक्शन 3, ये कुछ नया आ गया, यहाँ पे टर्म यूज किया रिवर्स चार्ज, तो इस पे बात कर लेते हैं। दो चीजें हैं, एक है नॉर्मल चार्ज और दूसरा है रिवर्स चार्ज, दो पॉइंट्स। अभी तक हम जिस तरीके से GST डिस्कस कर रहे थे, तो जो मैंने आपको सिस्टम समझाया वो नॉर्मल चार्ज की बात हो रही थी। मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। तो प्राइवेट ट्यूटरशिप या प्राइवेट कोचिंग जो है वो भी GST में कवर्ड है, और ये थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है, बिकॉज पूरे एजुकेशन सेक्टर में सिर्फ प्राइवेट कोचिंग ही है जिसपे GST लगता है, ठीक है। तो बोलते बोलते मुझे भी ऐसे बुरा लगता है कि हमको ही नहीं बख्शा, बाकी सबको छोड़ दिया। स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाओ, आप कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी, डांस, म्यूजिक सीखने चले जाओ, वो सब GST से बाहर है। एजुकेशन एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आर एग्जेम्प्टेड एक्सेप्ट प्राइवेट कोचिंग। तो पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री में से प्राइवेट कोचिंग है जिसपे GST लगता है, और GST का रेट भी कितना है, 18% है। मतलब मैं आपसे मांग भी नहीं सकता, 18% GST मतलब कितना हैवी हो जाएगा, वैसी चीज हो गई। तो जो भी अमाउंट आप फीस का पे कर रहे हो, आइडियली जैसे GST के लिमिट से मैं उसमें रजिस्टर्ड हूँ, तो मुझे आपसे GST कलेक्ट करना है, तो सिस्टम ये है कि आपके फीस के अमाउंट पे GST अलग से ऐड होगा एट 18%, ये आपका टोटल अमाउंट बनेगा। अब मान लो अगर 10,000 रुपीज़ में आपसे चार्ज कर रहा हूँ, तो ऊपर 18% के हिसाब से GST का अमाउंट कितना हो जाएगा, 1800, तो आप मुझे 11,800 पे करोगे। अब ये 1800 जो मैंने कलेक्ट किया आपसे, ये आपके बिहाफ पे कलेक्ट किया है, और ये मैं जाके किसको पे करूंगा, गवर्नमेंट को पे करूंगा। तो अल्टीमेटली मैंने आपसे कलेक्ट किया, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, आप सर्विस रिसीवर हो, तो सर्विस प्रोवाइडर की ड्यूटी है रिसीवर से या कस्टमर से GST कलेक्ट करे और गवर्नमेंट को पे करे। ये नॉर्मल सिस्टम है, तो इस चीज को अपने बोलते हैं नॉर्मल चार्ज, समझ आए। तो GST सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, मेरी है, अपने इस ट्रांजेक्शन में, क्लियर। अच्छा, एक दूसरा सिस्टम भी होता है, दैट इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज। अब रिवर्स चार्ज अगर होता अपने ट्रांजेक्शन में, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप GST जाकर डिपार्टमेंट को सबमिट करो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती आपसे कलेक्ट करने की। तो इसी ट्रांजेक्शन को हम चेंज कर देते, मैं आपसे 10,000 रुपीज ही चार्ज करता, आपको एक इनवॉइस बना के दे देता है, बिल ऑफ सप्लाई, कि भाई मैंने इतने रुपए की आपको सर्विस दी और इस पे इतना GST बनता है। आप खुद जाते डायरेक्टली और गवर्नमेंट को
ये जीएसटी का अमाउंट सबमिट करते, मैंने कलेक्ट करके सबमिट नहीं करना। डिफरेंस समझ आया? तो अगर ये सिचुएशन होती तो अपने इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स चार्ज। इन शॉर्ट, नॉर्मल चार्ज के केस में जो सप्लायर है उसके ऊपर बर्डन होता है टू कलेक्ट एंड सबमिट द जीएसटी, और रिवर्स चार्ज वाले केस में जो रिसीवर है या जो बायर है उसके ऊपर बर्डन रहता है। ये डिफरेंस है। तो ऑपोजिट पार्टीज के ऊपर ये बर्डन रहता है, नॉर्मल चार्ज एंड रिवर्स चार्ज। बेसिक मीनिंग समझ आया? अब मेजॉरिटी ऑफ द सप्लाईज आर कवर्ड अंडर नॉर्मल चार्ज। बहुत नॉमिनल कुछ नोटिफिकेशंस हैं जहाँ पे पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स को टारगेट किया हुआ है और उनको रिवर्स चार्ज में रखा हुआ है, वैसा है। तो मेजॉरिटी केस तो आपको यही वाला मिलेगा। रिवर्स चार्ज वाली डिटेल में अपने इतना जाने वाले नहीं अपने सिलेबस में, क्लियर है? बिकॉज नोटिफिकेशन में मॉडिफिकेशंस भी होते रहते हैं, वो लर्न करने की एग्जाम के लिए नीड नहीं। तो ये हो गया आपका सबसेक्शन 3। फिर देख लो सबसेक्शन 4। अब इसमें भी एक स्पेसिफिक सिचुएशन रिवर्स चार्ज को लेके ही है, वो भी रिलेट करा देता हूँ क्या हो रहा है। देखो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें ना, तो सबके लिए मैंडेटरी नहीं है जीएसटी नंबर लेना। उसका क्राइटेरिया क्या है, आप पूरे साल में कितने रुपए का सप्लाई करते हो, उसमें लिमिट है 10 लाख रुपीज एनुअली, 20 लाख रुपीज, 40 लाख रुपीज, ऐसी लिमिट है जो आगे अपन सेक्शन 22 में पढ़ने वाले। तो अगर कोई सप्लायर पूरे साल का 20 लाख या 40 लाख रुपए से कम का टर्नओवर करता है तो उसको जीएसटी नंबर लेने की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ पे ऐसा है कि एक सप्लायर है जिसका टर्नओवर वो लिमिट से कम है जो थ्रेशोल्ड लिमिट सेक्शन में रखी, तो वो सप्लायर जो है ना वो अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में है। अनरजिस्टर्ड मतलब उसके पास जीएसटी नंबर नहीं, ठीक है? आप उससे गुड्स परचेज कर रहे हो, आप बायर हो और आप खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। बोला सर बायर थोड़ी रजिस्टर्ड होता है। हो सकता है B2B ट्रांजेक्शन हो रहा हो तो बायर को ट्रेडर है, वो भी आगे बेचने वाला है, उसके पास जीएसटी नंबर है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि अनरजिस्टर्ड सप्लायर रजिस्टर्ड बायर को गुड सप्लाई कर रहा है। अब क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड है, लीगली ये जीएसटी कलेक्ट करने के लिए लायबल ही नहीं। गवर्नमेंट इसको फोर्स नहीं कर सकती कि भाई तू इसे जीएसटी कलेक्ट करके हमें सबमिट कर। वो बोलेगा कि मैं अनरजिस्टर्ड हूँ और रजिस्ट्रेशन मेरे लिए मैंडेटरी नहीं है, मुझे कलेक्ट नहीं करना। आया पॉइंट समझ में? तो इस ट्रांजेक्शन में गवर्नमेंट को कोई जीएसटी कमाने को मिलेगा नहीं। अब बिकॉज यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है, इसने रजिस्टर्ड बायर ने कोई जीएसटी चुकाया नहीं। अब ये जब गुड्स आगे बेचेगा तो ये आगे वाले से जीएसटी कलेक्ट करेगा क्योंकि ये रजिस्टर्ड है, बट इस ट्रांजेक्शन पे तो गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं मिला ना। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को इन्होंने इस सेक्शन में 9 सबसेक्शन 4 में टारगेट किया और बोला ऐसे ट्रांजेक्शन में हम क्या करेंगे, रिवर्स चार्ज लगा देंगे। रिवर्स चार्ज का मतलब जीएसटी सबमिट करने का बर्डन, भाई तू तो रजिस्टर्ड है, तू भरना, तुझे क्या प्रॉब्लम है। वो अनरजिस्टर्ड है, उससे नहीं मांग सकते तो इससे मांग लेंगे। तो यहाँ पे ये प्रोविजन इस सिचुएशन को कवर करने के लिए उन्होंने बनाया। अच्छा, इस प्रोविजन में बाद में ना इन फ्यूचर उन्होंने अमेंडमेंट किया। पहले ऐसा था, कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन हो जो ये नेचर का होगा तो बाय डिफॉल्ट रिवर्स चार्ज आएगा ही आएगा, सारे ट्रांजेक्शन कवर्ड थे बाय डिफॉल्ट। फिर इन्होंने अमेंडमेंट करके खुद ही इस सेक्शन के पावर को कम कर दिया। अब इन्होंने बोला कि ऐसे सारे ट्रांजेक्शन कवर्ड नहीं होंगे इसमें रिवर्स चार्ज में, सिर्फ नोटिफाइड ट्रांजेक्शन ही कवर होंगे। अब नोटिफाइड का मतलब जिन ट्रांजेक्शन को गवर्नमेंट हाईलाइट करेगी सिर्फ वो कवर होंगे, बाकी में जीएसटी नहीं आएगा तो चलेगा। तो उन्होंने खुद ही इस सेक्शन के पावर को कम कर दिया और इतना रिड्यूस कर दिया कि अब सिर्फ नॉमिनल ट्रांजेक्शंस बचे हैं जो इस सेक्शन में कवर होते हैं, पहले सारे कवर होते थे। क्लियर? अब इसकी लैंग्वेज आपको पढ़ ली तो 9 सबसेक्शन 4 में जो नीचे लास्ट पैराग्राफ है ना जो बोल्ड किया हुआ है अमेंडेड 100 वाला, सिर्फ वो पढ़ लो, उसमें स्टोरी कवर हो जाएगी। बोलो, रीड किया, स्टोरी रिलेट हो गई? तो अब ये ट्रांजेक्शन में सिर्फ नोटिफाइड ट्रांजेक्शन ही कवर होते हैं। दो बातें बोली है, नोटिफाइड क्लास ऑफ पीपल एंड नोटिफाइड सप्लाईज। तो बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया। पीपल मतलब ये सप्लायर और बायर में भी लिमिटेड लोग, और जो वो लोग सप्लाईज कर रहे हैं उसमें भी लिमिटेड ट्रांजेक्शन। तो खुद ही ये पावर्स को इतना रिड्यूस कर दिया उन्होंने। कोई रीजन रहा होगा गवर्नमेंट को इसके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं डालना होगा, बिकॉज वो रिवर्स चार्ज वाले में फिर बायर पे बर्डन आता है तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव भी हो जाता है थोड़ा सा, तो इसलिए बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन कवर नहीं की। नेक्स्ट देख लो इसका लास्ट सबसेक्शन 9 सबसेक्शन 5। ये भी इंटरेस्टिंग है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको रिलेट होंगे। इसमें बात कर रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर्स की। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स कौन होते हैं, कुछ आइडिया?
ऑनलाइन एग्रीगेटर्स, और भी टर्म यूज होते हैं, एग्रीगेटर बोला जाता है या ई कॉमर्स ऑपरेटर्स बोला जाता है। ये वो लोग हैं जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, सर्विस इनके थ्रू कोई थर्ड पर्सन दे रहा है और आप सर्विसेज अवेल कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस सबसेक्शन में ऐसा बोला कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उस ऑपरेटर को यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर की तरह ट्रीट किया जाएगा, भले वो खुद सर्विस नहीं दे रहा। पॉइंट यहाँ पे ये है कि सर्विस प्रोवाइडर जो है वो कोई और है और सर्विस रिसीवर जो है उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू सर्विस रिसीव कर रहा है, ये इंटरमीडिएट है। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज के केस में इसी को सर्विस प्रोवाइडर की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो उसका मतलब ये है डिपार्टमेंट जीएसटी का बर्डन ऑपरेटर पे डाल रहा है। भाई भले आपके पोर्टल के थ्रू सर्विस कोई और देता है, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपके पोर्टल से सर्विस जा रही है ना, तो आप ही सर्विस प्रोवाइडर हो हमारे लिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इससे जीएसटी कलेक्ट करो और हमें गवर्नमेंट को आके सबमिट करो। ये बर्डन इनके ऊपर डाल दी। अब इसमें इन्होंने नोटिफिकेशन में क्लैरिफाई किया है कि कौन कौन से ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं जिनके ऊपर ये बर्डन इस सबसेक्शन में है। वो नोटिफिकेशन का रेफरेंस आपको नीचे मिल जाएगा। नोटिफिकेशन नंबर 17, ये 2017 में आ गया था और इफेक्टिव डेट बोलिए 28 जून 2017, जीएसटी के आने से 2 दिन पहले। तो ये डे 1 से ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है और अमेंड होता रहता है। अब इसमें कौन कौन सी सर्विसेज है? फर्स्ट टाइप ऑफ सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल। तो ये आपका ओला, उबर, रैपिडो, ये सब कवर हो गया इसके अंदर, ठीक है। तो ये अब जो टैक्सी वाला सिस्टम है, ओला उबर के बारे में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ये इतनी बड़ी कंपनी है लेकिन इनकी खुद की गाड़ियां नहीं है। तो ओला की जो कैब चलती है वो ड्राइवर की है, ओला की खुद की नहीं है, वो सिर्फ एग्रीगेटर है। आप गाड़ी खरीद लो, उसको कैब में रजिस्टर करवा दो, ओला के साथ टाई अप कर लो, वो आपको कस्टमर्स प्रोवाइड करेगा, आपको पिक एंड ड्रॉप करना है। बात ये हो गई। तो यहाँ पे ओला वाला जो है वो ऑपरेटर है, गाड़ी किसी और की है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जीएसटी के लिए ऑपरेटर को ही सर्विस प्रोवाइडर माना जा रहा है। अब बुकिंग तो सारी ओला के ऐप के थ्रू होती है, आप पैसे तो ओला वाले को ही देते हो, ड्राइवर को तो दे नहीं रहे। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके ऊपर जीएसटी कलेक्ट करे और डिपार्टमेंट को सबमिट करे। ये स्पेसिफिक इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये मोटर बाइक, मोटर कैब, जो भी आप बोलो, इनको रेडियो टैक्सी इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये जीपीएस के थ्रू कनेक्टेड होती है और इनकी लोकेशन जो है वो ऑपरेटर ट्रैक कर सकता है, इसलिए इसको रेडियो टैक्सी बोलते हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं। एक मीटर्ड कैब होती है। मीटर्ड कैब मतलब वो जो मुंबई में और सब जगह चलती है ना, मीटर होता है जो कभी चलता नहीं है। कभी आप जाओ मीटर्ड कैब में, 99.9 नहीं 101% कोई मीटर कैब वाला, टैक्सी वाला मीटर डाउन करता ही नहीं। बोले इतने ही पैसे लगते हैं, आप इतना कैश दे देना, मीटर मत ऑन करवाओ। बोले क्यों? बोले उसमें हमारे चार्जेस लग जाते हैं, तो आप जितना पे करोगे उसमें स्टेट गवर्नमेंट को कमीशन देना पड़ता है, तो आप 10 रुपए कम दे देना, लेकिन मीटर मत ऑन करवाओ। आप कितनी बार उस चक्कर में ज्यादा पैसे भी ले लेते हैं, अपने को पता नहीं चलता। तो वो सब चीजें होती है। तो वो मीटर्ड कैब है। और ये ओला उबर वाली जो इसको रेडियो टैक्सी बोलते हैं बिकॉज वो लोकेशन ट्रैक होती है उस बेसिस पे। नेक्स्ट जो सर्विस है उसमें अकोमोडेशन सर्विसेज की बात हो रही है। होटल बुकिंग करते हैं ना अपने ऑनलाइन, उसकी बात हो रही है। तो बहुत सारी ऐप्स है जिसके थ्रू आप होटल बुकिंग कर सकते हो। तो ये मेक माई ट्रिप है, गोवा एबीबो है, ट्रिवागो है, ये सब जो ऐप्स है वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तीसरा सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउस कीपिंग, प्लम्बिंग, कारपेंटरिंग, इसमें अर्बन क्लैप, उसका एग्जाम्पल ले सकते हो आप, ठीक है। तो वो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सब कंपनीज ई कॉमर्स ऑपरेटर में आती हैं और इनके ऊपर बर्डन है जीएसटी कलेक्ट करके सबमिट करने का। अब ऊपर जो सेक्शन की लैंग्वेज थी ना, उसमें भी पॉइंट्स जो कंप्लीट करने हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो मैंने बता दिया, द गवर्नमेंट मे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द कैटेगरीज ऑफ सर्विस द टैक्स ऑन इंट्रास्टेट सप्लाईज of which shall be paid by e-commerce operator if such services are supplied through it, and all the provisions of this act shall apply to such electronic commerce operators as if he is the supplier liable for paying the tax in relation to supply of such service। जैसा मैंने आपको बोला कि इसी को सप्लायर मान लिया जाएगा जबकि एक्चुअल में वो सप्लायर नहीं है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट में बोला कि अगर ये ई कॉमर्स ऑपरेटर का इंडिया में कोई फिजिकल प्रेजेंस, कोई रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, तो फिर उसको बोलो कि एक रजिस्टर्ड ऑफिस सेटअप कर ले कि भाई इंडिया में बिजनेस करना है, जीएसटी कलेक्ट करके पे करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे सेटअप कर लो। अब वो बोलेगा इतने के लिए मैं इतना बड़ा सेटअप करूँ, खर्चा करूँ, तो दूसरा ऑप्शन भी है। आपको अगर फिजिकल सेटअप नहीं करना है तो आप इंडिया में अपना कोई एजेंट हायर कर लो जो आपके बिहाफ पे सारा पेपर वर्क रेगुलरली करता रहेगा। तो आपको कोई बड़ा ऑफिस सेटअप करके बहुत सारा स्टाफ रख के खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप किसी एजेंट को अथॉरिटी देके उसके थ्रू भी काम कर सकते हो। तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ। दोनों पॉइंट्स में वही बोला। फर्स्ट पॉइंट में बोला फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो सेटअप कर लो, फिर सेकंड प्रोविजो में बोल दिया कि अगर ऐसा भी नहीं है तो आप एक रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी काम कर सकते हो, और रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है तो फिर वो अपॉइंट करना पड़ेगा। फिर आप ये नहीं बोल सकते हमारा ना कोई एजेंट है इंडिया में, ना कोई फिजिकल प्लेस है, तो कुछ तो सेटअप करना ही पड़ेगा। दोनों में से ऑप्शन आपका रहेगा। तो ये दो प्रोविजो में ये पॉइंट्स बता दिए और नीचे नोटिफिकेशन हमने देख लिया। लास्ट में आपको बताया रेडियो टैक्सी का मीनिंग क्या होता है, तो मैंने ऑलरेडी रिलेट करवाई दी बस। तो इसके साथ सेक्शन नंबर 9 अपना कंप्लीट और ये चैप्टर भी पैकअप। अब नया टॉपिक सेक्शन 10 है, वो फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, दैट इज कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम।